फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और ये जो मेरा चैनल है, जैसा कि आपको पता है कि इस पे मैं बायोलॉजी एंड साइंस के वीडियोस बनाती हूँ। और जो भी आपका टीचिंग एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि आपका टीजीटी पीजीटी है, एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम है, स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, उसके लिए आप मेरे चैनल को बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं फ्रेंड्स। और जितने भी लोग मेरे चैनल पर हैं उनको मेरा बहुत बहुत थैंक्स जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। और जो नए लोग हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियोस हैं वो आप एक्सेस कर सकें, आपको मिल सकें। और प्लीज़ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाइए, और एक मोटिवेशन मिलेगा जिससे कि और ज़्यादा अच्छा करने के लिए। ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए, आज मैं जो टॉपिक लेकर के आई हूँ वो डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म लेकर के आई हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके। तो यहाँ पे फ्रेंड अब करना क्या है, यहाँ पे देखिए मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, तो मैकेनिज्म जो डीएनए रेप्लिकेशन की है फ्रेंड्स, वो मुश्किल भी है, और अगर आप इसको समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप तो आपके लिए इजी भी है। क्योंकि डीएनए मैकेनिज्म से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पुट होते हैं, इसके एंजाइम्स कौन कौन से हैं और जो भी स्टेप्स होते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं कि फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड एंड फोर्थ स्टेप इसको अरेंज करिए, या तो फिर इसकी मैचिंग पूछी जाती है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात होती है। देखिए जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है फ्रेंड्स, इसमें एक सिंगल रेप्लिकेटिंग यूनिट होती है जिसको कि रेप्लिकॉन कहा जाता है। ओके, तो जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है इसमें एक सिंगल रेप्लिकेटिंग यूनिट होती है, और इस यूनिट को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रेप्लिकॉन। ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया। नाउ जो अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक डीएनए की। ओके, तो जो यूकैरियोटिक डीएनए है इसमें बहुत सारे रेप्लिकॉन्स होते हैं या रेप्लिकेटिंग यूनिट होती है। ओके, तो जो यूकैरियोटिक डीएनए है इसमें बहुत सारे रेप्लिकॉन्स होते हैं या रेप्लिकेटिंग यूनिट्स जिन्हें कहते हैं वो होती हैं। ओके, क्योंकि अब प्रोकैरियोट्स आप जानते हैं कि ये बैक्टीरिया है सबसे अच्छा एग्जाम्पल, तो कितना ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बट यूकैरियोट्स में आप स्मॉल सेल से लेकर के बिग सेल, बिगेस्ट सेल, और यहाँ तक कि हम सब एनिमल एंड जो ह्यूमन बीइंग हैं एंड आपके जो बर्ड्स हैं, वट एवर जो भी आपका है वो क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स में आ जाता है। ओके, तो अब यहाँ पे जो हर एक रेप्लिकॉन होता है यूकैरियोटिक सेल में, उसमें एक पर्टिकुलर रीजन होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, और जहाँ से रेप्लिकेशन को स्टार्ट किया जाता है उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, और इसको शॉर्ट में ORI बोलते हैं। रेप्लिकेशन का जो आगे बढ़ने का जो डायरेक्शन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। ओके, यानी कि रेप्लिकेशन कैसे आगे बढ़ता है, ये बाई डायरेक्शनल, बाई मतलब दो। ओके, तो दोनों डायरेक्शन में ये आगे बढ़ता है। ओके, अब देखिए जो यूनि डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होता है उस वो बहुत ही कम होता है, वो रेयर होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो रेप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, वो होता रहता है, कंटिन्यू रहता है, जब तक कि जो एक रेप्लिकेशन फॉर्क होती है वो दूसरे रेप्लिकेशन फॉर्क से नहीं मिल जाती है। रेप्लिकेशन फॉर्क आपको पता ही है, जैसे कि आप लोग घर में भी फॉर्क यूज़ करते हैं, कांटे वाले चम्मच, तो फॉर्क का शेप होता है। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए जो एरिया होता है उसको जहाँ पे ख़त्म हो जाता है, एक रेप्लिकेशन फॉर्क दूसरे रेप्लिकेशन फॉर्क से मिल जाती है, इसको क्या कहते हैं, इसको टर्मिनेशन पॉइंट कहते हैं। ओके, तो ये हो गया टर्मिनेशन पॉइंट। नाउ अब देखिए जो एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स है, सबसे पहला यहाँ पे स्टेप होता है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उनका एक्टिवेशन होता है। कैसे एक्टिवेशन होता है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, इसके लिए चाहिए होती है एनर्जी और एंजाइम फॉस्फोरिलेज। ओके, एंजाइम फॉस्फोरिलेज DAMP, डी ऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, DGMP, डीऑक्सीगोनोसिन मोनोफॉस्फेट, DCMP, ओके, डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट एंड DTMP। ओके, तो ये जो होते हैं, ये जो यहाँ पे आपको एंजाइम्स दिखाई दे रहे हैं, जो भी एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं, ये चेंज्ड हो जाते हैं एक एक्टिव ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में। ये जो एंजाइम है वो एक्टिव ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में चेंज जाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, और ये DATP, DGTP, DCTP एंड D आपका जो है TTP जो है, ओके, वो उसमें कन्वर्ट हो गया। नाउ पहले यहाँ पे MP था, ठीक है, अब यहाँ पे TP हो गया।
नाउ अब देखते हैं, अब सेकेंड स्टेप जो है वो क्या होता है, एक्सपोजर होता है डीएनए स्ट्रैंड का। डीएनए स्ट्रैंड का जो एक्सपोजर है, अब कैसे होगा क्या होगा यहाँ पे समझते हैं। देखिए जो दो स्ट्रैंड डीएनए के होते हैं, ओके, डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर भी दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं फोटो। तो डीएनए के जो दो स्ट्रैंड होते हैं वो देखिए यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं। कहाँ से सेपरेट होते हैं, एट दी साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जो साइट होती है वहाँ से सेपरेट हो जाते हैं, ओके। और कैसे सेपरेट होते हैं, इनको कौन अलग कहता है, क्योंकि डीएनए तो एक कॉइल्ड, आपको मैं लास्ट लेक्चर में, इसके पहले लेक्चर में बताया भी है कि बहुत ही कॉइल्ड होकर के क्रोमोसोम जो होता है वो न्यूक्लियस में जाता है। एंड जो डीएनए होता है उसका मॉलिक्यूल आपने देखा कितना बड़ा होता है और क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। तो देखिए, तो जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होने चाहिए, खुलने चाहिए, उनकी अनवाइंडिंग होनी चाहिए, ओके। तो ये क्या होता है, एक एंजाइम है हेलिकेज। हेलिकेज इसको खोलने का काम करता है, इसीलिए इसको अनवाइंडेज भी कहते हैं। जो हेलिकेज होता है इसे खोलने का काम करता है, इसीलिए इसे अनवाइंडेज भी कहते हैं, ओके। तो जो सेपरेटेड स्ट्रैंड्स होते हैं वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। कैसे स्टेबलाइज, इनको स्टेबलाइज भी करना रहता है। अच्छा, अलग हो गए, एक दूसरे से खुल गए, अब इनको स्टेबलाइज भी करना है। तो स्टेबलाइज करने के लिए इनको क्या चाहिए, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, जिनको कि SSBs कहते हैं। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जिन्हें SSBs कहते हैं, ये चाहिए होती है। और इस यहाँ पे देखिए, हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन भी कह सकते हैं इसको, HDP। तो अगर HDP आए एग्जाम में, SSB आए, तो दोनों में से कोई भी एक आप कर सकते हैं। तो हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन भी चाहिए, तो या फिर SSBs जो होती हैं, ओके। नाउ अनवाइंडिंग्स होती है, तो क्या होता है, जब अनवाइंडिंग होता है, जैसे कि दो रस्सियाँ एक दूसरे पे लिपटी होती हैं और अगर आप उसको काट दो, उसको खोलने की कोशिश करो, तो एक टेंशन होती है, कॉइलिंग टेंशन होती है, जिसको कॉइल करती है, इसको एक दूसरे से लपेट के रखती है। तो जो अनवाइंडिंग होती है वो कॉइलिंग टेंशन को प्रोड्यूस करती है। और ये जो टेंशन है, इस टेंशन को कम करना होता है। तो इस टेंशन को कम करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, जिसे कहते हैं टोपो आइसोमरेजेस, ओके। तो ये जो टोपो आइसोमरेजेस एंजाइम है, ये जो डीएनए के जो स्ट्रैंड ओपन हुए हैं, इसमें जो कॉइलिंग टेंशन है उसको कम करता है, ओके। अब देखिए ये क्या करता है, अब ये ब्रेक कर देता है, यानी तोड़ देता है, और फिर से उसको रीसील करता है। जो टूटे हुए जो पार्ट होते हैं उसको रीसील करता है। कौन करता है रीसील, रीसील करने का काम करता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ओके, PDB भी बोल सकते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये क्या करता है, ये प्रोड्यूसेस निकिंग, निक प्रोड्यूस करता है, छोटे छोटे कट्स भी प्रोड्यूस करता है। नाउ अब देखिए, जो अनजिपिंग हो गई, जैसे कि जिप होती है, ठीक है, पर्स की जिप होती है, दोनों एक साथ रहती है, इसको आप खोल सकते हैं, ओके। तो अब क्या होता है, जैसे कि अनजिपिंग या फिर सेपरेट हो जाता है जो दो स्ट्रैंड डीएनए का, वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो एक वाई शेप का कॉन्फ़िगरेशन प्रोड्यूस करता है, जिसको कि रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपका पिक्चर में देख सकते हैं, यही वाई शेप का जो है रेप्लिकेशन फॉर्क प्रोड्यूस हो गया। प्रोकैरियोट्स की भी बात यहाँ पे की गई है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जो टोपो आइसोमरेजेस होते हैं वो डीएनए गायरेज एंजाइम से रिप्लेस्ड हो जाते हैं, ओके। यानी कि प्रोकैरियोट के केस में डीएनए गायरेज एंजाइम वो वर्क करता है। तो प्रोकैरियोट्स टोपो आइसोमरेज इज रिप्लेस्ड बाय डीएनए गायरेज। जो डीएनए गायरेज है वो क्या करता है, डीएनए गायरेज जो है वो भी डीएनए को अनट्विस्ट करता है, ओके, यानी कि खोलता है, इसको अनट्विस्ट करता है। और ये काम टोपो आइसोमरेज करता है यूकैरियोट में, बट ये रिप्लेस कर दिया जाता है प्रोकैरियोट्स में डीएनए गायरेज के द्वारा। अब देखिए, जो पूरा डीएनए है, ओके, जो पूरा डीएनए है, रेप्लिकॉन है, वो क्या होता है, वो एक स्ट्रेच में ओपन नहीं होता है, लेकिन ये प्रोसेस धीमे धीमे होता है, यानी कि थोड़े थोड़े स्टेप पे आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं कि पूरी एक साथ पूरी अनजिपिंग हो गई और पूरा स्ट्रैंड खुल गया, नहीं, थोड़ा थोड़ा होता है, कटता रहता है, रीसील होता रहता है, बनता रहता है, पीछे से रीसीलिंग भी होती है, फिर आगे बढ़ता है तो फिर ओपन होता है, निक्स बनते हैं, फिर उसको पीछे से भर दिया जाता है। इस तरीके से ये काम होता है। तो जो दो सेपरेटेड स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे के लिए टेम्पलेट्स का काम करने लगते हैं, ओके, एक दूसरे के लिए टेम्पलेट का काम करने लगते हैं। अब जो इनिशिएशन होता है रेप्लिकेशन का, वो कहाँ से होता है, 3 एंड से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि 3 एंड से जो डीएनए के रेप्लिकेशन का क्या होता है, इनिशिएशन होता है, ओके। चलिए अब आगे, यहाँ पे एक आपके पास पिक्चर है, इसको आप देख सकते हैं। देखिए ये हेलिकेज है,
और ये पूरा स्ट्रैंड है। यहाँ पे ये आरएनए प्राइमर है, ये डीएनए पॉलीमरेज है। आरएनए प्राइमर की डायरेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं आप 5 एंड से स्टार्ट हुआ है और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे 3 एंड पर है। अब एक जो आपका स्ट्रैंड है वो 5 से 3 इन डायरेक्शन में, दूसरा 5 टू 3 इन डायरेक्शन में है। टोपोआइसोमरेज है। अब यहाँ पे टोपोआइसोमरेज है, इट मीन्स कि ये किसी यूकैरियोट की बात हो रही है। नाउ आगे देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है पिक्चर। ओके, ये क्या दिखा रहा है, ये पिक्चर दिखा रही है कि ये जो हमारे पास जो कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा है डॉटर डीएनए स्ट्रैंड का ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड पे हो रहा है, और ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन है लैगिंग डीएनए स्ट्रैंड्स का। तो नाउ अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इस पिक्चर को देखिए, ये तो फर्स्ट वाला ये पिक्चर है जो बैक साइड में भी पिछले साइड में मैंने दिखाया था। तो अब यहाँ पे आगे प्रोसीडिंग हो रही है। यहाँ पे देखिए जो हेलिकेज यहाँ पे था, अब यहाँ पे आगे बढ़ चुका है, यहाँ पे जा चुका है। पहले आपको यहाँ पे देखने को मिला था। नाउ टोपोआइसोमरेज भी शिफ्ट हो चुका है, अब यहाँ पे देख लीजिए। देन उसके बाद ये जो फ्रेगमेंट्स हैं वो कौन से फ्रेगमेंट कहलाते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कहलाते हैं। ओके, तो ये फ्रेगमेंट्स ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कहलाते हैं। नाउ प्राइमर गैप जो होता है वो रिपेयर होता है। अब यहाँ पे जो है प्राइमर रिलीज्ड हो गया, फिर गैपिंग हुई तो उसको रिपेयरिंग की गई। नाउ रिलीज यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज भी रिलीज हुआ पेरेंटल स्ट्रैंड पे। ओके, अब जो ओवरऑल जो डायरेक्शन है रेप्लिकेशन की वो ये हो गई। ओके, नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले पिक्चर की बात। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पिक्चर है इसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए 5 वाला लीडिंग स्ट्रैंड है। देन यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड है। एक स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड होता है जिसपे लीड करता है, और एक स्ट्रैंड जो होता है वो लैगिंग स्ट्रैंड बन जाता है। नाउ यहाँ पे आप ये देखिए, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है आपका, और ये भी 5 इन डायरेक्शन 3 इन डायरेक्शन, जो पिक्चर से आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से ये यहाँ पे देखिए नेक्स्ट। अगर हम सेकंड पिक्चर की बात करें तो देखिए नेक यहाँ पे बना हुआ है, फिर ये सील होता है यहाँ पे। अब जो ये जो आपकी पूरी लेंथ है वो यहाँ तक कवर हो चुकी है, इस तरीके से वो खुलती जाती है, अनवाइंडिंग होती जाती है, और आगे जो है वो गैप्स को फिल भी करते जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम एंजाइम की बात करेंगे। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस हियर। यहाँ पे देखिए जो एंजाइम्स हैं इनके बारे में एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है देख लेते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 है। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस एंजाइम का वो क्या है। इस एंजाइम का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है फ्रेंड कि ये 5 into 3 इन डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करता है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। और ये क्या होता है, ये एक एक्सोन्यूक्लियस होता है। कॉर्नबर्ग एंजाइम भी इसको कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कॉर्नबर्ग एंजाइम कौन सा होता है, ठीक है। तो एक्सोन्यूक्लियस या फिर कॉर्नबर्ग एंजाइम भी इसको कहते हैं। किस एंजाइम को, डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम को। और इसकी जो एक्टिविटी होती है, जो एक्सोन्यूक्लियस की जो एक्टिविटी होती है वो 5 to 3 इन डायरेक्शन में भी होती है एंड 3 to 5 इन डायरेक्शन में भी होती है स्ट्रैंड पर। किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए के स्ट्रैंड टेम्पलेट की बात कर रहे हैं। और ये क्या करता है, ये आरएनए के प्राइमर को रिमूव करता है। बट किस से रिमूव करता है, ये 5 to 3 एंड से एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से ये रिमूव करता रहता है। और उसको किससे रिप्लेस करता है, रिमूव तो कर दिया उसने लेकिन रिप्लेस कैसे करता है, इसको न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस करता है। किसके न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड से इसको रिप्लेस भी करता रहता है। और क्या कर सकते हैं, और ये जो है इसमें इसकी जो भी गड़बड़ियाँ होती हैं इसको करेक्ट भी करने का जो काम होता है वो क्या करता है, थायमिन डाइमर को करेक्ट भी करता है। ओके, और ये कैसे फॉर्म्ड होते हैं, वो जो थायमिन डाइमर होते हैं वो यूवी रेस के इन्फ्लुएंस से फॉर्म हो जाते हैं, तो इनको भी करेक्ट करने का काम करता है। और ये रिपेयर रेप्लिकेशन भी करता है, रिपेयरिंग में भी काम करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो नेक्स्ट एंजाइम होता है वो क्या होता है, वो होता है डीएनए पॉलीमरेज 2। ओके, तो डीएनए पॉलीमरेज 2 को हम देख लेते हैं, सेकेंड को देख लेते हैं। जो डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड है ये पॉलीमराइजेशन में तो पार्टिसिपेट करता है, कैसे, 5 to 3 इन डायरेक्शन में। ओके, और ये जो इसकी स्पीड जो होती है पॉलीमराइजेशन की इस एंजाइम की वो थोड़ी सी कम होती है, और ये ओनली 50 न्यूक्लियोटाइड पर मिनट ही ये क्या करता है, पॉलीमराइजेशन में सिर्फ 50 न्यूक्लियोटाइड पर मिनट ही कर पाता है। अब ये जो है इसका एक जो रोल है वो क्या है, ये सपोर्ट करने का काम करता है। जितनी जो भी डीएनए पॉलीमरेज दूसरे अदर डीएनए पॉलीमरेज की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एक सपोर्ट करने का काम करता है। तो ये सपोर्टिंग रोल में है या सपोर्टिंग एक्टर है समझ लीजिए फिल्म का। ओके, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया डीएनए पॉलीमरेज 3।
डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो परफॉर्म करता है 5 into 3 इन डायरेक्शन में। ओके, और इसी डायरेक्शन में ये पॉलीमराइजेशन का काम करता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम होता है, और इसमें ग्रेट पॉलीमराइजेशन स्पीड होती है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, अबाउट 2000 बेस पेयर पर सेकेंड होती है। ओके, तो डीएनए पॉलीमरेज 2 and 3 में जो है वो 3 to 5 एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कॉर्नबर्ग जो थे उन्होंने 1956 में इन्होंने क्या किया, एक इनको सक्सीडेड हुआ है, किसमें इनको सफलता मिली। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए। डीएनए को विट्रो में यानी कि सेल से अलग इन्होंने सिंथेसिस करके दिखाई। कैसे यूज़ किया, क्या यूज़ किया, इन्होंने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो था उसको एक टैम्पलेट की तरह यूज़ किया था, और उन्होंने एंजाइम को ई कोलाई से, जो एश्चेरिकिया कोलाई बैक्टीरिया होता है, उससे एक्सट्रैक्ट भी किया और प्यूरिफाई भी किया। और ये क्या था, ये जो एंजाइम था वो किस में कैपेबल था, ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड जो फ्री होते हैं, फ्री डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उनको लिंक करने के लिए भी कैपेबल था। ओके, नाउ अब जो एटीपी थी, एटीपी की प्रेजेंस में, एटीपी क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो इसकी प्रेजेंस में ओके तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का भी फॉर्मेशन होता है। नाउ अब इन्होंने इसे क्या कहा, डीएनए पॉलीमरेज कहा। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है उसको कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहा जाता है। यूकैरियोट्स में जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, और ये डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन होते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम लोग आरएनए प्राइमर्स की बात कर लेते हैं। आरएनए प्राइमर है, आरएनए प्राइमर या इनिशिएशन फेज जो होता है, अब इसकी बात करते हैं। देखिए, जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है वो ट्रू रेप्लिकेज होता है ई कोलाई के लिए, लेकिन ये इनकैपेबल होता है, जो ये डीएनए की सिंथेसिस नहीं कर पाता है। ओके, और ये क्या होता है, ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को डिपॉजिट नहीं कर पाता है डॉटर स्ट्रैंड पे, और बिना प्राइमर की हेल्प के ये कुछ नहीं कर सकता। नाउ अब जो दूसरा एंजाइम होता है जिसको प्राइमेज कहते हैं, तो जो प्राइमेज होते हैं वो छोटे छोटे प्राइमर यानी शॉर्ट प्राइमर को, स्ट्रैंड को, डीएनए आरएनए के जो शॉर्ट प्राइमर स्ट्रैंड होते हैं उनको सिंथेसाइज करता है। यानी कि अब यहाँ पे अगेन एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो गया, और यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि जो प्राइमेज है उसका क्या फंक्शन है। तो जो प्राइमेज है उसका फंक्शन क्या है कि ये जो आरएनए के शॉर्ट जो प्राइमर स्ट्रैंड होते हैं उनको सिंथेसाइज करता है या उनकी सिंथेसिस करता है। अब जो प्राइमर स्ट्रैंड होता है फ्रेंड, वो क्या करता है, वो एक स्टेपिंग स्टोन की तरह काम करता है। स्टेपिंग स्टोन का मतलब ये एररलेस रेप्लिकेशन करता है। ओके, बहुत अच्छा रेप्लिकेशन या एररलेस रेप्लिकेशन करता है। एक बार जैसे ही जो डीएनए की सिंथेसिस इनिशिएट हो जाती है, फिर कंप्लीट हो जाती है, ये जो प्राइमर आरएनए स्ट्रैंड होता है वो फिर एंजाइमेटिकली रिमूव हो जाता है। ओके, ये रिमूव कर दिया जाता है, और एक स्मॉल स्ट्रैंड जो आरएनए का है जिसमें 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसको प्राइमर कहते हैं। वो 3 एंड पे हर एक टेम्पलेट के 3rd एंड पे सिंथेसाइज हो जाता है। कैसे सिंथेसाइज होता है, अपने आप नहीं सिंथेसाइज होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से सिंथेसाइज हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमेज कहते हैं। आप पिक्चर में जो पहले जो फोटो दिखाई है 3 उसमें देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो आरएनए प्राइमर होता है फ्रेंड, उसका क्या फंक्शन होता है, वो 5 एंड जो होता है न्यू स्ट्रैंड का, उस पर फंक्शन होता है उसका, और जो प्राइमर होता है वो फ्री एंड पे होता है, और एक टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड फॉर्क एंड जो होता है दूसरे टेम्पलेट स्ट्रैंड का, उस पर रहता है। नाउ अब नेक्स्ट हम लोग बेस पेयर की बात कर रहे हैं। देखिए, अब बेस पेयरिंग में क्या होता है, जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट होते हैं वो अपोजिट नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड के, लाइक DATP अपोजिट टू डी थाइमीन एंड DTTP अपोजिट टू ए, और DCTP अपोजिट होता है G के, एंड DGTP अपोजिट होता है C के। ओके, इस तरीके से होता है। नाउ अब जो पायरोफॉस्फेट होता है वो क्या करता है, वो 2 फॉस्फेट रेडिकल को रिमूव करता है। तो फॉस्फेट रेडिकल को रिमूव करने का काम कौन करता है, पायरोफॉस्फेट करते हैं। अब जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या करती है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में बनाने के लिए, एस्टैब्लिशिंग करने के लिए ये ज़रूरी होती है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देख लेते हैं
जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी वो क्या है, स्ट्रैंड फॉर्मेशन की। अब स्ट्रैंड कैसे बनता है, ओके स्ट्रैंड भी तो बनाना है। तो नाउ अब जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है, जो कि कॉर्नबर्ग ने जिसको डिस्कवर किया था 1956 में, ये क्या करता है, ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज को इस्टेब्लिश कर देता है। कैसे, कहाँ पे इस्टेब्लिश करता है, ये इस्टेब्लिश करता है जो भी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट होता है इनके बीच में कर देता है। और इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, एटीपी, जीटीपी या टीटीपी एंड टीपीपी एंड जो मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम 2+ जो होता है आपकी यहाँ पे 2 वैलेंसी है उसकी 2+, उसके प्रेजेंस में ना। और क्या है, डीएनए पॉलीमरेज 3 है और ये बाइंड कर देते हैं न्यूक्लियोटाइड को किस डायरेक्शन में, सिर्फ और सिर्फ 5 to 3 डायरेक्शन में। ओके नाउ जो अब रेप्लिकेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, और जिपर डुप्लीकेशन जिसको भी कहते हैं, और दो टेम्पलेट हैं उसमें से किसी मतलब दोनों टेम्पलेट है इस पे जो है उसका प्रोसीड करने का काम या आगे बढ़ने का काम शुरू हो जाता है। अब जो न्यूक्लियोटाइड जो 3 एंड पर होता है वो हमेशा समझ लीजिए कि बहुत ही जो नया वाला होता है, मोस्ट रिसेंटली एडेड न्यूक्लियोटाइड होता है चेन पे, ओके तो वो 3 एंड से ही जुड़ता है, जो नया नया जुड़ता है ना। जो अब एक स्ट्रैंड होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूसली बनता रहता है 5 से 3 डायरेक्शन में, और इसका जो टेम्पलेट होता है वो 3 to 5 डायरेक्शन में ओपन होता है, और इसी को हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। टेम्पलेट जो है वो सेकेंड वाला जो टेम्पलेट है वो उसके लिए न्यू स्ट्रैंड जो ओपन होगा वो 5 to 3 डायरेक्शन में होगा, एंड जो न्यू स्ट्रैंड होगा वो शॉर्ट सेगमेंट्स को फॉर्म करेगा, जिसको क्या कहते हैं, ओकाजाकी सेगमेंट्स कहते हैं। 3000 से 4000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसमें, क्योंकि जो डीएनए का पॉलीमराइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 5 to 3 डायरेक्शन में हो सकता है। कोई भी न्यू आरएनए जिसको कि एक न्यू आरएनए जिसे कि आरएनए प्राइमर कहते हैं, वो हमेशा हर टाइम रिक्वायर्ड होता है, हर टाइम वो चाहिए होता है, एवरी टाइम, एंड ओकाजाकी सेगमेंट जो होता है वो बन जाता है। ओकाजाकी सेगमेंट वो डीएनए लाइगेज जिसको कि खुराना एंजाइम भी कहते हैं, डीएनए लाइगेज की हेल्प से ज्वाइन होते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। अब स्ट्रैंड फॉर्म हो जाता है, कैसे फॉर्म होता है, जब ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जो है वो ज्वाइनिंग होती है, उनके सेगमेंट्स की ज्वाइनिंग होती है, और इसे क्या कहते हैं, लैगिंग या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं। आरएनए प्राइमर वो डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम के द्वारा हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। और ये और क्या हेल्प करता है, इसका एक हेल्प ये भी है कि ये ऑलिगो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड चेन को भी फॉर्मेशन करता है अपने प्लेस पर, और ये रेप्लिका चेन की एक डुप्लीकेट कॉपी या रेप्लिका को कंप्लीट करता है। नाउ अब एक बार जो चेन का फॉर्मेशन हो गया कंटिन्यूसली, बल्कि और जो सेकेंड वाली होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है, इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी डिसकंटिन्यूअस कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी डिसकंटिन्यूअस कहा जाता है। नाउ अब प्रूफ रीडिंग का काम हो गया। प्रूफ रीडिंग में देख लेते हैं। प्रूफ रीडिंग मतलब कि हमने कोई भी चीज़ बनाई, कुछ भी काम किया, अब उसमें एरर तो नहीं है, प्रूफ रीड कर देना है। तो देखिए मिस मैचिंग फ्रिक्वेंसी जो है 10,000 में से एक के साथ ऐसा होता है कि जो मिस मैचिंग फ्रिक्वेंसी होती है अबाउट 1 in 10,000। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो क्या करता है, वो वापस जा सकता है और रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड पेयर को भी रिमूव कर सकता है, और कोई भी रॉन्ग सेगमेंट जो होता है वो करेक्ट किया जाता है। कैसे करेक्ट किया जाता है, बाई निकिंग विद एंडोन्यूक्लियस। जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो रॉन्ग सेगमेंट को करेक्ट कर देते हैं और न्यू करेक्ट सेगमेंट को सिंथेसाइज कर देते हैं। और ये जो न्यू करेक्ट सेगमेंट का सिंथेसिस होता है वो डीएनए पॉलीमरेज 1 जिसको कि कॉर्नबर्ग ने 1969 में किया था, और इसको सील कैसे किया जाता है, डीएनए लाइगेज के द्वारा किया जाता है। नाउ अब हमारे पास एक ये स्लाइड है जिसमें कि यहाँ पे हमने डीएनए और आरएनए के बीच में जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए एक साइड डीएनए है, ये आरएनए है। डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है फ्रेंड, वो डीएनए जो होता है वो किसका एब्रीविएशन है, ये है हमारे पास डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ओके, अब यहाँ पे जो शुगर पोर्शन होता है डीएनए का वो 2 डीऑक्सीराइबोज होता है। नाउ आरएनए से क्या समझते हैं हम, आरएनए किसे कहते हैं, आरएनए को अगर हम एक्सपैंड करेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें जो शुगर पोर्शन होता है वो आरएनए में क्या होता है, राइबोज होता है। देखिए जो हेलिक्स की ज्योमेट्री होती है डीएनए की वो बी फॉर्म की होती है, और जिसमें ए और जेड फॉर्म भी प्रेजेंट होते हैं कभी कभी, लेकिन जो मोस्टली होती है वो कौन सी होती है, बी फॉर्म होती है। अब आरएनए में जो हेलिक्स ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, ए फॉर्म होती है।
नाउ डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है और इसमें लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। आरएनए यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होता है, इसमें शॉर्टर चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। बेसेस प्रेजेंट होते हैं डीएनए में जो हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। नाउ आरएनए के जो बेसेस हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन है, बट थाइमिन की जगह यूरैसिल है। डीएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, आरएनए को सिंथेसाइज करते हैं डीएनए से जैसे कि नीड होती है, एज नीड बेसिस। नाउ बेस पेयरिंग एटी होती है एंड जीसी होती है। यहाँ पे बेस पेयरिंग चूंकि थाइमिन का होता नहीं तो एयू हो जाती है एंड जीसी हो जाता है, वो सेम है गुआनिन साइटोसिन। नाउ प्यूरिन एंड पिरिमिडिन बेसिस इक्वल होते हैं, यहाँ पे कोई प्रोपोर्शनैलिटी नहीं होती है इनके बीच में, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन के बीच में। नाउ डीएनए वो ससेप्टेबल होता है यूवी डैमेज से, ठीक है। अब इसमें अगर हम कंपेयर करें डीएनए की तो आरएनए जो होता है रिलेटिवली वो यूवी डैमेज के लिए रेजिस्टेंट होता है। नाउ हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस के बीच में बनते हैं अपोजिट स्ट्रैंड पे, एंड जो बेस पेयरिंग होती है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स वो क्या क्या कहलाती है, वो कोएल्ड पार्ट्स में होती है। अब यहाँ पे जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है किसी भी सेल के और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, एंड आरएनए है वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल कहाँ पे है, सेल के न्यूक्लियस में भी हो सकता है, साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम में पाया जाता है। डीएनए न्यूक्लियस के बिना नहीं रह सकता है, बट आरएनए वो न्यूक्लियस को छोड़ भी सकता है। नाउ अब यहाँ पे जो CH बॉन्ड है डीएनए में वो फेयरली स्टेबल होता है, प्लस जो बॉडी डिस्ट्रॉय एंजाइम्स और वो क्या करती है, वो अटैक करती है डीएनए को। नाउ अब यहाँ पे स्मॉल ग्रूव्स होते हैं, हेलिक्स होती है, ये जो है प्रोटेक्शन और मिनिमल स्पेस फॉर एंजाइम ये प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे जो OH बॉन्ड होता है राइबोस आरएनए में, राइबोस जो होती है आरएनए की उसमें वो क्या करता है, मॉलिक्यूल को मोर रिएक्टिव बनाता है कंपेयर्ड विद डीएनए, और आरएनए वो स्टेबल नहीं होता है अंडर एल्कलाइन कंडीशन, लार्जर ग्रूव्स होती हैं, और जो मॉलिक्यूल होता है ससेप्टेबल होता है एंजाइम अटैक के लिए। नाउ रीनेचुरेशन होता है आफ्टर मेल्टिंग, वो स्लो होती है, और यहाँ पे जो रीनेचुरेशन होती है मेल्टिंग के बाद वो फास्ट होती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नाउ डीएनए है वो 2 टाइप के होते हैं, इंट्रा न्यूक्लियर एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। आरएनए वो 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड आरआरएनए। डीएनए की जो क्वांटिटी है वो फिक्स होती है फॉर द सेल, एंड जो आरएनए है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है। नाउ ये लॉन्ग लिव्ड होता है डीएनए, और ये कुछ आरएनएस होते हैं बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जो अदर होते हैं वो लॉन्गर लाइफ के होते हैं। फंक्शंस देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म स्टोरेज है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, और ट्रांसमिशन करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का टू मेक अदर सेल एंड न्यू ऑर्गेनिज्म। अब आरएनए का जो फंक्शन होता है ये जेनेटिक कोड का ट्रांसफर करता है फ्रॉम कहाँ से, न्यूक्लियस से राइबोसोम में, और प्रोटीन्स को बनाता है। आरएनए को जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट भी करता है किसी किसी ऑर्गेनिज्म में, और इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होता है वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म की ब्लूप्रिंट्स को स्टोर करने में भी यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ पर आज का जो ये मेरा लेक्चर है वो ख़त्म होता है। फ्रेंड्स आप इसको बताइएगा, लाइक करिएगा कैसा है ये लेक्चर, और आगे भी मैं ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी, समझाती रहूँगी। और फ्रेंड्स जितने भी लोग मेरे चैनल पर हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, जो भी नए लोग आ रहे हैं। ओके, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।